हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। पहला प्रश्न है, नमामि गंगे मिशन 2.0 मूल नमामि गंगे कार्यक्रम का विस्तार है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य यानी कि प्राथमिक फोकस क्या है? गंगा के किनारे औद्योगिक विकास करना, गंगा बेसिन में कृषि विकास करना, गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना और सीवेज ट्रीटमेंट और प्रदूषण में कमी करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट और प्रदूषण में कमी। तो नमामि गंगे परियोजना जो है उसको 2014 में लॉन्च किया गया था और इसके 2.0 वर्जन को फिर से लॉन्च किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है सीवेज ट्रीटमेंट और प्रदूषण में कमी। जिसके अगर सीवेज ट्रीटमेंट और प्रदूषण में कमी होगी तो गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, गंगा बेसिन में कृषि का विकास होगा, औद्योगिक विकास को नियंत्रित किया जाएगा। नमामि गंगे मिशन 2.0 मुख्य रूप से सीवेज ट्रीटमेंट और प्रदूषण निवारण और गंगा नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है। इस मिशन का उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना, रिवर फ्रंट के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से नदी को साफ करना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी को साफ करना, क्योंकि हमारे देश में नदी को जो है वो माँ का दर्जा प्राप्त है और नदियों को जो है वो काफ़ी वरीयता दी जाती है। नदी साफ होते हैं, क्योंकि अधिकतर शहर जो हैं हमारे देश के जो मुख्य शहर हैं वो प्रमुख नदियों को किनारे बसे हुए हैं। जैसे यमुना के किनारे दिल्ली, ठीक है, और गोमती जो है गोमती के किनारे है लखनऊ है। तो इस तरह से जो भी शहर हैं, जैसे बनारस शहर है वो आपको गंगा के किनारे है। तो जो भी शहर हैं वो मुख्य शहर जो हैं वो नदियों के किनारे हैं और उनके द्वारा जो औद्योगिक विकास किया गया है जिसकी वजह से नदी को काफ़ी क्षति पहुंची है। तो इस क्षति को कम करने के लिए और नदी के जल को शुद्ध करने के लिए यानी कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू की गई थी और इसके 2.0 वर्जन को फिर से रिवाइज किया गया है, ताकि जो भी लक्ष्य थे जो छूट गए थे जिसकी पूर्ति नहीं की गई थी उसको 2.0 में टारगेट किया जाए और सीवेज ट्रीटमेंट, प्रदूषण निवारण, गंगा नदी के कायाकल्प पर केंद्रित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और रिवर फ्रंट के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से नदी को साफ करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट जैसे स्थिर भू आकृतियों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि की प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से शुरू होती है। पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय प्लेटों के टूटने के बाद गहरी मेंटल तरंगों के उत्पन्न होने से। दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट से। तीसरा भूकंपीय गतिविधियों से। तीसरा है टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से। तो पहला ऑप्शन जो है वही सही आंसर होगा। महाद्वीपीय प्लेटों के टूटने के बाद गहरी मेंटल तरंगों के कारण जो है पश्चिमी घाट और जैसे भू स्थिर आकृतियों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में एक शोध में पता चला है कि पश्चिमी घाट, गुआना शील्ड और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जैसे भू स्थिर आकृतियों के ऊर्ध्वाधर उत्थान के पीछे के कारणों को उजागर किया गया है। इससे पता चला है कि इन स्थलाकृत विशेषताओं को महाद्वीपीय प्लेटों के टूटने से जोड़ता है। ऊर्ध्वाधर उत्थान की जो प्रक्रिया है उसमें पहला स्टेप होता है जब महाद्वीप विभाजित होते हैं तो पृथ्वी की जो पपड़ी होती है जिसको और उसके ऊपर मेंटल जो होता है जिसको लिथोस्फीयर के रूप में जाना जाता है पतला हो जाता है। जो परपटी होती है और जो मेंटल होता है वो पतला हो जाता है, जिससे उसमें दरार के किनारे पर खड़ी तटीय ढलानों का निर्माण होता है। तटीय ढलान का ऐसे निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे निर्माण होता है। यह प्रक्रिया गहरी मेंटल तरंगों को जो है वो ट्रिगर करती है जो महाद्वीप के आधार के साथ चलती है। ये गहरी जो तरंगे होती हैं, मेंटल तरंगे, वो महाद्वीप के आधार के साथ चलती हैं और चट्टानों की परतों को हटाती हैं। चट्टान जो है उनके परतों को हटाती है जिससे भूमि जो है वो ऊपर उठती है। यानी कि ये तरंगे जो है वो ऊपर उठेंगी तो ये पट्टन को हटाएंगी तो ये ऊपर आते हैं, ये ऐसे ऊपर उठते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को आइसोस्टेपी का रूप दिया जाता है। अध्ययन बताता है कि यह तंत्र न केवल ढलानों का निर्माण करता है बल्कि स्थिर
दूरस्थ क्षेत्रों को भी ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठाता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के भीतर से हीरे के तेजी से ऊपर उठने से भी जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त अध्ययन में इस बात का भी पता चला है कि इस प्रकार की भूमि उन्नति कटाव को बढ़ाकर जलवायु को प्रभावित कर सकती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करती है तथा भौतिक अवरोधों का निर्माण कर सकती है, जो जीवों को विभिन्न वातावरण के अनुकूल होने के लिए मजबूत करके नई प्रजातियों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, ये आपको इसका प्रोसेस है कि ये ऐसे उठता है तो ये आपका ऐसे, फिर दूसरा स्टेप में मिल्ड ओपन रेंज, फिर ये मैग्मा जो है ऊपर उठता है तो ये नीचे गिरता है तो ढलान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत रैंकिंग 2024 में पहली बार कौन सी नई श्रेणियां शामिल की गई है? भारत रैंकिंग 2024 में पहली बार कौन सी नई श्रेणियां शामिल की गई है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय, चौथा ऑप्शन है कृषि विश्वविद्यालय और लॉ स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत रैंकिंग 2024 को हाल ही में जारी किया है, जो कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको रैंकिंग दिया जाएगा। रैंकिंग जो है भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का 5 व्यापक मानदंडों पर मूल्यांकन करती है, जिसमें शिक्षण पहला है कि वहाँ की शिक्षण गतिविधि कैसी है, दूसरा है कि रिसर्च का स्कोप कैसा है, उसके बाद है उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, आउटरीच कैसी है, समावेशिता और धारणा कैसी है। इस संस्करण में राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों और कौशल विश्वविद्यालयों जैसी नई श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें कुल रैंकिंग श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर 16 हो गई है, जिससे कुल रैंकिंग श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर 16 हो गई है। तो ये आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और ये नेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो है 16 नई श्रेणियों के आधार पर इनका मूल्यांकन किया गया है, जो कि 5 मूल्यांकन मानदंडों पर आधारित है, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता और धारणा को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पनामा नहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पनामा नहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि पनामा नहर अपने लॉक सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कृत्रिम झील गैटून पर निर्भर है। पनामा नहर अपने लॉक सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कृत्रिम झील गैटूर पर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पनामा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग बन जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पनामा अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग बन जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? तो इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। यानी कि पनामा नहर अपने लॉक सिस्टम को संचालित करने के लिए आवश्यक मीठे पानी की आपूर्ति के लिए कृत्रिम झील गैटून पर निर्भर है। नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग बन जाता है। यानी कि ये दोनों सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग पनामा नहर जलवायु परिवर्तन के से अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। नहर तालाबों और कृत्रिम झीलों की एक प्रणाली पर निर्भर करती है, विशेष रूप से गैटून झील, जो तालाबों को संचालित करने के लिए आवश्यक मीठे पानी की आपूर्ति करती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार सूखे ने गैटून झील में जलस्तर को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे नहर की जहाज़ों को संभालने की क्षमता कम हुई है। ठीक है, ये आपका पनामा नहर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है और ये कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन के
को अलग करता है पनामा कैनल। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में आपको पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है वो जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया खाड़ी में एक वन्य जीव अभयारण्य की अधिसूचना रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि अभयारण्य को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना के निर्माण की सुविधा के लिए अधिसूचना रद्द कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 कहता है अभयारण्य को एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना के निर्माण की सुविधा के लिए अधिसूचना रद्द कर दी गई थी। दूसरा कहता है यह क्षेत्र लुप्तप्राय विशाल लेदरबैक कछुए के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने की जगह थी। तीसरा ऑप्शन कहता है इस क्षेत्र को मूल रूप से CRZ 1A क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां बड़ी निर्माण परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 जो है वो सही है, 3 गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन कथन 1 जो है वो सही है। ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलाथिया खाड़ी में वन्यजीव अभयारण्य को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था। कथन 2 जो है वो सही है। यह क्षेत्र लुप्त प्राय विशाल लेदरबैक कछुए के एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने की जगह है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व को दर्शाती है। ठीक है, कथन 3 जो है वो गलत है। इस क्षेत्र को मूल रूप से CRZ 1A क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां पर्यावरण की रक्षा के लिए आमतौर पर बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर प्रतिबंध है, न कि प्रोत्साहित किया गया है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, CRZ 1A क्षेत्र जो है वहां बड़ी परियोजनाओं के निर्माण की मनाही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगले डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।